शहजाद साहब, एफबीआर टैक्स वसूलियों का हदफ 2 बार कम करने के बावजूद भी हासिल नहीं कर सकी, शॉर्टफॉल मौजूद है। मतलब ये ऐलान किया जाता है कि आपने टैक्स नेट में आना है, लेकिन फिर हुकूमत खुद ये कहती है कि 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदें, बेशक टैक्स नेट में ना आए, 10 करोड़ तक की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें, बेशक टैक्स नेट में ना आए। क्योंकि आसान है कि आप आवाम के ऊपर और उसके बिलों के अंदर कभी 100, कभी 1000, कभी 500, कभी 200, कभी 20 रुपए डालकर अपना खाता पूरा करते रहे। ऐसा क्यों है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं कुछ और फिगर्स हैं आपके सामने पेश करता हूं अपने देखने वालों के लिए भी। अखराजात का जिक्र करते हैं जी। 2009 में आज से तकरीबन कितने 16 साल पहले की बात है। बिल्कुल। जो हमारा बजट था, वफाकी बजट पूरे मुल्क के लिए, जिससे इस दफा भी आया बजट, वो था 2 खरब रुपए। 2 खरब रुपए, खरब। और आज जो 2025 यानी 16 साल के बाद हमारा बजट जो है वो तकरीबन 18 खरब रुपए के बराबर है। यानी या तो आपकी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन को भी बीच में शामिल कर लेते हैं किसी हद तक, कहां पे इन्फ्लेशन गई है, लेकिन जो 2 खरब रुपए का अखराजात थे आपके 2009 में, आज आपकी हुकूमत और आपका विफाक उसको 19 खरब का बजट बना के बैठा हुआ है। उसका ख्याल है कि 19 खरब की उसको महसूलात चाहिए होंगी अपनी हुकूमत चलाने के लिए। ये कहीं ना कहीं पे तो कहीं पैसा इस्तेमाल हो ही रहा है। ये देखना ये है कि ये कहाँ जा रहा है, ये सबसे पहला खुरा हमें यहां से ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात आ जाइए, आपने जिक्र किया 1200 अरब की कम एफबीआर ने कलेक्शन की है। जाहिर है पिछले सालों के अंदर इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड थी, कम की, आखिरी चंद माह में उन्होंने खोली ताकि ड्यूटियां शूटियां कुछ मिले और उससे कम से कम नंबर तो बड़े नजर आए। बाकी जहां तक इनकम टैक्स का मामला है, वो तो बेचारा तनख्वाहदार जिस हद तक पीसा जा चुका है, उसके बाद उसमें और कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये पैसा कहां किन के पास है? उस अशराफिया के पास जिनको ये हाथ नहीं डाल सकते, जो कि टैक्स अवॉइडेंस भी करते हैं, टैक्स एवेजन भी करते हैं। और दोनों सूरतों में जायज है, क्योंकि 17.5 अरब डॉलर, 17.5 अरब डॉलर कितना बनता है? 5,800 अरब रुपया। इसकी जो है ना उनको सब्सिडीज और उनको सहूलियात दी जाती हैं। ये जो आपके अशराफिया है, सहूलियात से मुराद ये नहीं है कि उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, नहीं, ये जो आपके निजाम में मईशत के अंदर जो पैसा दिया जाता है सब्सिडीज के अंदर, वो 5,800 अरब है। बाकी पर्क्स प्रिविलेजेस उसके बाद आते हैं। सही। तो अगर आपको ये 19 खरब का कोई भी मसरफ समझ आ जाए तो मुझे भी बताइएगा कि क्या वजह है। क्योंकि बड़ा आसान है ना, बहुत आसान है। कहां से पैसा लें? अशराफिया को तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसी हम मेरी और आपकी जेब में से निकालेंगे, कभी बिजली की मद में, कभी किस। 500 अरब रुपया आपके वजीर आजम साहब ने 2 दिन पहले कहा कि 500 अरब रुपए की बिजली पाकिस्तान में सालाना चोरी होती है। सही। तो उस 500 अरब को टैक्स हमने शामिल कर दिया। ठीक है, ठीक है ना, 500 अरब का टैक्स ज्यादा लगा दिया हमने कि लो यार, तुम चोरी करो जो कर रहे हो, तुम्हें तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि तुम हमारे वोटर हो और तुम हमारे साथ लड़ाई करते हो, और रियासत कमजोर है, रियासत उनको काबू नहीं कर सकती। रियासत के जो बाकी दूसरे लफ्जों में रियासत क्या सिखा रही है? सभी चोरी करो क्योंकि हम चोर को नहीं पकड़ सकते, या सभी पिसो? बदकिस्मती से आज अगर आप चोरी करें तो आपको माफ है, हर चीज माफ है। आपको झूठ बोलना सिखाया जाता है, आपको टैक्स अवॉइडेंस सिखाई जाती है, आपको टैक्स एवेजन सिखाई जाती है। इसलिए फिर ये बेचारे बाकी हम जैसे आप जैसे लोग जब पेट्रोल डलवाते हैं जाके, तो उसके अंदर इतना आप जाके डालते हैं, बिजली के मद में इतना देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये कमजोरियां आपकी, ये जो गवर्नेंस का हम जिक्र कर रहे थे ना पहले हिस्से में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, टाइम रहा तो मैं आपको लूंगी। ज़ैगम साहब, की आवाम की जेब को टैक्स वसूली का मुस्तकिल जरिया बना देना, यह माशी इस्लाहात कहलाएगी या आसान रास्ता चुनने की हुकूमती आदत है? क्योंकि जब अपोजिशन में थे तो हाथ कांपता था, तो क्या अब कोई मलाल होता होगा फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ को? सैयद ज़मीर जाफरी एक बहुत मशहूर मज़ाह निगार हैं, उनकी एक नज़्म है घर बनाया चाहिए, मतलब घर बनाए। उसकी सिर्फ एक लाइन आपको सुनाता हूँ। उस घर का वो नक्शा खींचते हैं जो घर बनाना है, और उसमें वो कहते हैं कि 5-6 चूल्हे फ़कत आलू पकाने के लिए। अब चूल्हे 5 हों या 6 हों या 10 हों, पकेंगे आलू। तो हुकूमत भी जो आमदनी बढ़ाएगी, चूल्हे जितने लगाएगी, तो पकने तो आलू ही है ना, 12 सिंगे तो नहीं पकेंगे। शामत तो हम लोगों की आएगी, अवाम ही पकेंगे ना, उन्हीं को छीला जाएगा। अब इशू ये है कि IMF कहती है कि आप टैक्स टू GDP बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, हम भी कहते हैं। आमदनी बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, हम भी कहते हैं। मालियाती खसारा कम करो,
बहुत अच्छी बात है, हम भी कहते हैं, लेकिन जो अगली बात है कि करना किस तरीके से है। टैक्स नेट को बढ़ाओ, नहीं, टैक्स नेट नहीं बढ़ाना। अपने खर्चे कम करो, नहीं हो सकता। डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करो, ये नहीं हो सकता। तो वही कुछ करना है जो हमेशा से कर रहे थे। अब ये देखिए कि जो लेवी है ये एक आसान तरीन तरीका है। ये वो टैक्स है जो एक दिन में नाफिज हो जाता है, एक नोटिफिकेशन से 1 घंटे के अंदर टैक्स की वसूली शुरू हो जाती है। इससे आसान काम क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। फिर उसमें एक कमाल की बात और है कि ये फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है। ये वो आमदनी है जो सूबों के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती। बाकी जो भी टैक्स लगाएगा, जिसके साथ लफ्ज़ टैक्स होगा उसमें सूबों का हिस्सा होगा। तो इसमें टैक्स नहीं है, लेवी का लफ्ज़ है। ये तमाम का तमाम जो जाएगा मरकज़ पे जाएगा। तो एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, और अब उन्होंने जो ऐड किया है इसके बाद वो है कार्बन लेवी, कि 2.5 रुपये मज़ीद, क्योंकि कार्बन तुम खर्च कर रहे हो। ये जो 2-3 बंदे और एक बकरी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए, माहौल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो इनको फ़ी लीटर 2.5 रुपये भी देने चाहिए टैक्स में, तो वो भी टैक्स के लिए वसूल करने। तो बुनियादी तौर पर, क्योंकि बुनियादी चीज़ें नहीं बदलनी, रिफॉर्म नहीं करनी, अवाम को ही मुर्गा बनाना है, उन लोगों को मुर्गा बनाना है जिनको मुर्गा नहीं बनाना चाहिए। जैन साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो कार्बन लेवी है, ये 50 सीसी पर भी उतनी लगेगी जितनी 2500 सीसी पे लगेगी? जी बिल्कुल, ये तो लीटर पेट्रोल पे लगेगी, पेट्रोल पे लगेगी, इस पे नहीं लगेगी। मतलब है मैं गरीब होने के बावजूद सोच सकता हूँ कि मैं अमीर हूँ। वो है नहीं, डे वन से यही कुछ है। मशहूर ज़माना वकला तहरीक हम सबको याद है जी। एतजाज़ हसन मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत पुराना और करीब का रिश्ता है। वो उस ज़माने में एक नज़म सुनाया करते, रियासत होगी, वो चौधरी इफ्तिखार वगैरह जैसा तोहफा हम पे लादने के लिए एक नज़म सुनाया करते थे, जिसका एक मिसरा, रियासत होगी माँ के जैसी। मैंने लिखा कॉलम पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में, उसमें मैंने लिखा कि एतजाज भाई, ये माँ के जैसी तो होगी लेकिन सुतेली माँ के जैसी। चूँकि मेरा माजी का तजर्बा था और मैं आने वाले साल भी देख सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुने, सागर से, ये पुराने रोने हैं, ये नए मनूस नहीं है, ये कंटिन्यूटी है, इट्स द सेम फैमिली। अच्छा, सागर सिद्दीकी क्या कहता है? जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सदा याद नहीं। फॉर्म 1947 से फॉर्म 47 तक आगे चलो। दूसरा शेर मेरा जाती है, ये धरती एक ऐसा दरिया है जिसमें, ये धरती एक ऐसा दरिया है जिसमें अपने लहू से प्यास बुझाना पड़ती है। और आखिरी बात, ऐसे अवाम के साथ इससे बदतर होना चाहिए। मेरे भाई ने, इफ्तिखार ने इधर इशारा किया है, और रोए बगैर तो सगी मां नहीं दूध देती। यह तो बदतरीन किस्म की सौतेली मां है। मौज करो और रगड़ो इन्होंने, या ये इंसान बन जाएं या ये फना हो जाएं। ठीक है जी, इंसान बनाने के लिए जा रही हैं, माएं बच्चे मार रही हैं। हसन साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंसान बनाने के लिए भी शऊर देना पड़ता है, और खित्ते में सबसे कम हमारा लिटरेसी रेट है। शऊर हो तो फिर अपने हक के लिए आवाज़